हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का जो टॉपिक है वो है कि भारत में नए राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ और राज्यों के नामों में क्या क्या परिवर्तन अभी तक किए गए हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। पीछे की एक क्लास में हमने बात किया था फजल अली आयोग के विषय में। फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश दी और राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1956 में एक एक्ट पारित किया गया जिसको कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अनुसार उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे शुरुआत में। और हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर पहले ही किया जा चुका था, तो वो 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश पहले से ही शामिल था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1956 के अधिनियम के अनुसार बन गए। उसके बाद समय समय पर राज्यों को तोड़ जोड़ करके कई राज्य बनाए गए और वर्तमान में भारत में 2020 तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन सभी के विषय में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से राज्य कैसे कैसे बने। यहाँ से बहुत से प्रश्न आपके बनते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पीछे डिस्कस किया था वो आपको याद होना चाहिए, वो है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के विषय में आपने पढ़ा था। फजल अली आयोग की जो सिफारिश थी कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाना चाहिए, उसी सिफारिश को ध्यान में रख करके राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, एक्ट पारित किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कौन सा था ये अधिनियम? 1956। और इसी के आधार पर शुरुआत में 14 राज्य, हालांकि फजल अली आयोग की रिपोर्ट में कुछ और गठन की बात की गई थी, लेकिन जो निर्णय हुआ वो यहाँ पर इस आयोग के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा जो है 14 राज्यों का गठन किया गया और प्लस 6 जो है यूनियन टेरिटरीज, 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। अब यहाँ से हम देखेंगे आगे कौन कौन से राज्य बने। आंध्र प्रदेश के विषय में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य था भाषा के आधार पर। 1953 में इसका गठन किया गया था। तो एक पॉइंट आप सबसे पहले ये नोट कर लें, इसी 14 में वो है शामिल। सबसे पहले जो है भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था, क्वेश्चन पूछा जाता है। भाषा के आधार पर राज्य, भाषा के आधार पर राज्य जो प्रथम बना सबसे पहले, तो वो बना था 1953 में और वो था आंध्र प्रदेश। आपको एक घटना भी हमने बताई थी, श्री रामुलु जो है, श्री पोट्टी श्री रामुलु, उन्होंने 56 दिन का धरना दिया, भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई। उस वजह से जो है भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और इसको मद्रास में से काट करके निकाला गया था। और ये किस भाषा के आधार पर था? तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषी क्षेत्र था। इसके बाद हमने 2 और 3 राज्यों की बात बताई थी। गुजरात और महाराष्ट्र का गठन किया गया बम्बई को पुनर्गठित करके, और उसके बाद हमने बताया था पंजाब से हरियाणा को भी निकाला गया था भाषा के आधार पर। तो 2 राज्य और भाषा के आधार पर बने थे। एक 1960 में बम्बई को पुनर्गठित किया गया था और इसमें 2 राज्य बना दिए गए थे। एक बनाया गया था महाराष्ट्र और दूसरा राज्य बना दिया गया था गुजरात। अभी हम सिर्फ उन राज्यों की बात कर रहे हैं जिनका बनाने का आधार भाषा था। राज्य कई आधारों पर बनाए गए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जनजाति क्षेत्र होने की वजह से, बहुत से कारण होते हैं राज्य बनाने के, लेकिन यहाँ पर ये भाषा के आधार पर बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया। महाराष्ट्र को, बम्बई को तोड़ करके 1960 में राज्य बना दिए गए। जो महाराष्ट्र था वो मराठी भाषा क्षेत्र था और गुजरात जो है वो गुजराती भाषा, गुजराती
गुजराती लैंग्वेज के आधार पर इसको बनाया गया था। तो ये 2 राज्य आप देख रहे हैं कि भाषा के आधार पर एक तो आंध्र प्रदेश बन गया, दूसरा गुजरात और महाराष्ट्र, 3 ये बन गए। चौथा एक और राज्य भाषा के आधार पर निकाला गया था, हरियाणा। हरियाणा जो है 1966 में पंजाब से निकाला गया था। इसको पंजाब से कई चीज़ें निकाली गई थी, अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे। पंजाब से जो है हरियाणा और ये हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा निकाला गया था। तो 4 राज्य ऐसे हैं जो भाषा को आधार बना करके बनाए गए हैं और शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। तो एक तो ये आपका टॉपिक हो सकता है, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भाषा के आधार पर नहीं बनाया गया था, और उसमें आपके अन्य राज्यों के नाम डाले जा सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ वगैरह या हिमाचल प्रदेश वगैरह ये भाषा को आधार बना करके नहीं बनाए गए थे, इनके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन के और तमाम अन्य कारण भी थे। तो ये आपने 4 राज्यों के विषय में समझ लिया। अब हम पूरा डिटेल में एक एक करके देखते हैं कि समय समय पर कौन कौन से राज्य बनाए गए हैं। देखिए, सबसे पहले जब ये एक्ट 1956 में आ गया, तब तक हमारे पास 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इसी एक्ट के आधार पर बना दिए गए थे। और इसके बाद कहानी शुरू होती है कि नए राज्य और कैसे कैसे जुड़ते गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1960 का समय। 1960 में अभी हमने बताया, वही फिर से नोट करेंगे, उसको हमने दूसरे दृष्टिकोण से लिखा था भाषा की वजह से। अब हम क्रम से सभी को जानेंगे। 1960 में बम्बई को 2 भागों में पुनर्गठित किया गया, और जैसा हमने बताया कि एक बनाया गया महाराष्ट्र और दूसरा बनाया गया गुजरात। तो गुजरात एक नया प्रदेश बन गया था। महाराष्ट्र को मराठी भाषा के आधार पर बनाया गया था और गुजरात को जो है गुजराती के आधार पर बनाया गया था। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि 15वां राज्य यही था। 15वां राज्य गुजरात बन के आया, क्योंकि 14 पहले से थे, तो 15वां ये राज्य हो गया गुजरात, बम्बई का पुनर्गठन करके। अब 1960 के बाद में 1962 में कुछ और क्षेत्र बनाए गए। 1962 को जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1954 में फ्रांस के साथ में एक समझौता किया गया और उससे जो है कुछ क्षेत्र प्राप्त किया गया। आपको पता है कि आज़ादी के समय फ्रांस भी यहाँ पर पांडिचेरी में अपना उपनिवेश क्षेत्र बनाए हुए था, और आज़ादी के बाद 1954 में फ्रांस के साथ में भारत का एक समझौता हुआ और उससे कुछ क्षेत्र प्राप्त कर लिए गए। तो देखिए 1954 में 1962 यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो क्षेत्र प्राप्त किए जा रहे हैं वो 1962 में उनको राज्य या यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा। 1954 में क्या हुआ था? 1954 में फ्रांस के साथ क्या हुआ? हमारा एक समझौता हुआ, और इस समझौते में हमको क्या प्राप्त हुआ? इस समझौते में हमें 4 क्षेत्र प्राप्त हुए थे। 4 क्षेत्र जो फ्रांस के कब्जे में थे वो हमको प्राप्त हुए थे। इस समझौते में हमको एक तो पांडिचेरी प्राप्त हुआ, पांडिचेरी। एक हमें प्राप्त हुआ यनम, एक माहे और एक कराईकल क्षेत्र प्राप्त हुए। ये हमें प्राप्त हुए। अगर भारत के मैप पर आप नज़र डालो तो ये क्षेत्र कहाँ पर हैं आप देख लीजिए इसको। इस तरह से अगर आप पेनिनसुलर इंडिया को देखते हैं तो आपको पांडिचेरी यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पे तमिलनाडु के पास में आपको पांडिचेरी, इसको अब जो है नाम बदल करके पुडुचेरी कर दिया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। हम पांडिचेरी नाम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम 1954 की बात कर रहे हैं।
तो इसको अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम हो गया है इसका? पुडुचेरी। पांडिचेरी यहाँ पर है। और जब आप आंध्र प्रदेश का मैप देखोगे तो आंध्र प्रदेश में आपको एक जगह मिलेगी यनम, और यहाँ तमिलनाडु में एक और क्षेत्र आपको मिलेगा कराईकल। छोटे छोटे स्थान हैं। और यहाँ केरल में आपको एक क्षेत्र मिलेगा माहे। तो देखिए इस तरह से 4 क्षेत्र थे, यनम, पांडिचेरी, कराईकल और माहे। यहाँ पर फ्रांसीसी बस्तियाँ हुआ करती थी। तो 1954 में हमको ये सभी क्षेत्र प्राप्त हो गए। पांडिचेरी, यनम, माहे, कराईकल, ये सारे क्षेत्र हमको 1954 में प्राप्त हो गए थे। फिर इनको हमने 1962 तक इनको अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया। यानी इनको हमने ना तो राज्य बनाया और ना ही हमने इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। इनको एक अधिग्रहित एक्वायर्ड एरिया के रूप में रखा गया और इनका शासन प्रशासन किया गया। तो ये क्षेत्र प्राप्त हुए और फिर इनको हमने 1962 तक अधिग्रहित क्षेत्र, इनका अधिग्रहण किया गया, अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में इनको रखा गया। और फिर 1962 में, इसीलिए हमने 1962 यहाँ पे लिखा था, 1962 में इनको सम्मिलित रूप से, यानी चारों क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। और क्या नाम दिया गया? पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश इनको घोषित कर दिया गया। ये चीज़। अब एक चीज़ और देखें यहाँ पर, इसको आप बना लिए होंगे। 1954 में कुछ क्षेत्र गोवा से भी आज़ाद हो गया था। वैसे तो आपको पता है कि 1961 में हमने गोवा को प्राप्त किया था, लेकिन 1954 में भी पुर्तगालियों से थोड़ा क्षेत्र स्वतंत्र हो गया था। वो था दादरा नागर हवेली। तो 1954 में उसको भी यहीं पर दर्ज कर लें कि 1954 में, एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए 1954 में एक घटना और हुई। 1954 में पुर्तगालियों से कौन सा क्षेत्र? दादरा नागर हवेली आज़ाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया। वहाँ पे पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगालियों का बस्ती आज़ादी के बाद कहाँ कहाँ रह गया था? गोवा में तो था ही, दादरा नागर हवेली में भी था, और दमन दीव जो आप सुनते हो गुजरात के तट पर, तो वहाँ भी था। तो हमको 1954 में ये पुर्तगालियों से दादरा नागर हवेली एक प्रकार से स्वतंत्र हो गया था। तो ये यहाँ पर यहाँ के लोगों के द्वारा जो है स्वशासन चलाया जाता रहा, यानी स्वयं प्रशासित करते रहे क्षेत्र को 1961 तक इसको ये स्वयं प्रशासित करते रहे। 1961 तक यहाँ पर स्वशासन चलता रहा, स्वयं इसका शासन करते रहे। और फिर जो है 1961 में इसे यूटी का दर्जा दिया गया, मिला, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इसको 1961 में मिला, जबकि 54 में ही ये आज़ाद हो गया था। और ये जो है 1962 में मिला। तो इस तरह से ये केंद्र शासित प्रदेश बनकर के तैयार हुए। अब 1961 में हमको गोवा प्राप्त हुआ, इतना मिटा रहे हैं। 1961 के समय में गोवा जो है पुर्तगाली छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और वहाँ पे सेना की कार्रवाई करानी पड़ी। ऑपरेशन विजय, आपने नाम सुना होगा, ऑपरेशन विजय वहाँ पे हुआ और सेना की कार्रवाई से गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया 1961 में। तो अब हम बात करते हैं 1961 की। 1961 में गोवा से संबंधित बात है। गोवा किसके कब्जे में था? पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों से हमें मिला, पुर्तगालियों से सैन्य कार्रवाई आप लिखेंगे या पुलिस एक्शन,
सैन्य कार्यवाही द्वारा प्राप्त किया गया। इसको हमने 1961 में प्राप्त किया और इसके बाद हमने इसको 1962 में, जब अभी हमने पीछे बताया था पांडिचेरी को बनाया गया, तो 1962 में गोवा को भी साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो 1961 में हमने इसको प्राप्त किया गोवा को, और 1961 में ये प्राप्त हुआ और 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश यानी यूटी बना दिया गया। इसके बाद में गोवा काफ़ी दिन तक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा और 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहीं पे नोट कर लेंगे कि 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बना 1987 में। देखिए कुछ क्वेश्चंस आए हैं कमेंट में, तो उसमें ये आर्टिकल नंबर 4 जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि राज्यों का पुनर्गठन संबंधी जो संसद में कार्रवाई की जाती है उसको संशोधन नहीं माना जाता है, आर्टिकल 4 कहता है। लेकिन उसको थोड़ा क्लियर समझ लें। आर्टिकल 4 ये कहता है, आर्टिकल 4 जब हम संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ रहे थे तो आर्टिकल 4 में कहा गया था कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत यदि राज्यों का गठन या पुनर्गठन कुछ भी किया जाता है तो उसको आर्टिकल 368 यानी 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ ये है कि इस प्रकार का संशोधन करने के लिए आपको 368 के अधीन संशोधन प्रक्रिया नहीं करनी होगी। सिर्फ साधारण विधेयक आप रखोगे संसद में और साधारण बहुमत से पारित करके इस प्रकार का संशोधन कर सकोगे। इसका अर्थ ये निकल के आता है कि ये जो भी कार्य किए जा रहे हैं ये भी संविधान संशोधन हैं। ये मत समझिएगा कि ये संविधान संशोधन नहीं है। जब भी कोई राज्य का गठन होता है या उसको तोड़ा जाता है या कुछ भी नाम वगैरह परिवर्तन किया जाता है तो वो संविधान संशोधन ही होता है, बशर्ते बस इतनी सी बात है कि इस तरह का जो राज्य के पुनर्गठन संबंधी संशोधन होता है उसके लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया नहीं फॉलो करनी पड़ती है, इतनी छूट है। इसीलिए इसको साधारण विधेयक के रूप में ही रखा जाता है और साधारण विधेयक जैसे पारित किए जाते हैं वैसे ही पारित किया जाता है, लेकिन उसके बाद ये होता संशोधन ही है। तो गोवा 1987 में पूर्ण राज्य बन गया था। 1961 में 1963 को देख लेते हैं। 1963 में नागालैंड बना था। असम में कुछ वहाँ पे नागा लोगों के द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे अपने क्षेत्र को लेकर के एक अलग राज्य बनाने के लिए। तो 1963 में असम से जो है नागा पहाड़ियाँ और कुछ क्षेत्र जो था वो निकाल करके एक प्रदेश बनाया गया नागालैंड। 1963 में ये निकाला गया असम से। असम से नागा पहाड़ियाँ एवं त्वेनसांग एक क्षेत्र था त्वेनसांग। तो नागा पहाड़ियाँ और त्वेनसांग को अलग करके क्या बनाया गया? नागालैंड बनाया गया। तो इस प्रकार से नागालैंड एक और राज्य बन गया। अगर काउंटिंग की बात करें तो गुजरात 15वां बना था। गुजरात के बाद में अभी कोई नया राज्य नहीं बना है तो नागालैंड 16वां राज्य हो जाएगा। नागालैंड क्या हो जाएगा? 16वां राज्य हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके पहले जो बने हैं वो सब अभी केंद्र शासित प्रदेश ही बन रहे हैं। गोवा जो बनेगा 1987 में जाके बनेगा। तो 16वां राज्य नागालैंड बन करके तैयार हो गया 1963 में। अब हम बात करेंगे 1966 की। 1966 में राज्य पुनर्गठन को लेकर काफ़ी गहमा गहमी रही, क्योंकि पंजाब जो एक बहुत ही बड़ा प्रदेश था उस समय, पंजाब कई बार विभाजित हुआ। आज़ादी के समय ही पंजाब के पहले 2 टुकड़े हो गए थे। तो कुछ पंजाब पाकिस्तान में गया, पश्चिमी वाला, और पूर्वी वाला हमारे पास था पंजाब।
उस समय का पंजाब का मतलब है बहुत बड़ा एरिया। ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आज का पंजाब वगैरह ये सब उसी में था, चंडीगढ़ वगैरह, तो ये सब वहीं से निकला है, पंजाब से ही। तो पंजाब में सिखों के द्वारा अकाली दल के एक नेता थे मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था कि सिखों के लिए एक प्रदेश हो, पंजाब सूबा, या उसको जो है कहना था कि सिंह ग्रह राज्य का निर्माण हो। तो उसमें काफ़ी कुछ है, काफ़ी योजनाएं वगैरह रखी गई थी। लेकिन 1966 में शाह कमीशन, शाह आयोग गठित किया गया और शाह आयोग ने कुछ सिफारिशें दी और उसके आधार पर ही पंजाब का पुनर्गठन कर दिया गया और पंजाब से कई क्षेत्र निकाले गए अलग, और फिर जो वर्तमान का आज का पंजाब है वो अलग बना। तो 1966 में देखिए क्या है, 1966 में जो है अकाली दल के नेता थे, अकाली दल के नेता नाम था मास्टर तारा सिंह। इनको जो है आंदोलन ये चला रहे थे, आंदोलन इनको जो है सिंह ग्रह राज्य की, ग्रह राज्य पंजाब सूबा की मांग थी इनकी। इनका मानना था कि सिखों के लिए जो है अलग पंजाब सूबा जो है बनाया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी उथल पुथल रहा और 1966 में एक कमीशन बनाया गया, शाह आयोग। 1966 में शाह आयोग गठित किया गया विचार करने के लिए, और इसने जो अपनी सिफारिश दी, इसके आधार पर, इस सिफारिश के आधार पर जो है पंजाब का पुनर्गठन किया गया। पंजाब का पुनर्गठन फिर से गठित किया गया 1966 में। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया और इसमें से कई टुकड़े निकाले गए। देखिए, एक तो इसमें से पंजाब ही निकला, एक तो पंजाब जिसको आज वर्तमान में आप पंजाब नाम से जानते हो, तो एक तो पंजाब निकला। दूसरा इसमें से निकाला गया हरियाणा, हरियाणा, और हरियाणा हिंदी भाषा के आधार पर निकाला गया था। हिंदी भाषा, हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग कर दिया गया, उसको हरियाणा नाम दे दिया गया और इसको जो है प्रदेश बनाया गया, राज्य बनाया गया। हिंदी भाषा का एक राज्य बना दिया गया। कब बनाया गया? 1966 में। इसी में से निकाला गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र था, उसको काट के अलग कर दिया गया हिमाचल प्रदेश, और इसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, इसको शुरू में जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। बाद में 1971 में जाकर के 1971 में जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो यहीं पर आप लिख लेंगे 1971 में पूर्ण राज्य बना था ये। पहले इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1966 में। 66 से लेकर 71 तक हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश रहा, और उसके बाद 1971 में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया था। और एक निकाला गया इसी में से, पंजाब के पुनर्गठन से ही चंडीगढ़ निकला, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और आज भी जो है यूनियन टेरिटरी ही है, केंद्र शासित प्रदेश ही है चंडीगढ़। तो इस तरह से जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इस रूप में जो है पंजाब का पुनर्गठन कर दिया गया 1966 में। अब 1969 में, 1966 में ये हुआ। 1969 में पूर्वोत्तर में फिर से असम का भी हमने एक बार विभाजन देखा था। 1969 में असम को फिर से काटा गया, असम से फिर से एक प्रदेश अलग किया गया, और वो था, पहले नागालैंड निकाला गया था और इस बार जो है मेघालय को अलग किया गया असम से। आप यहाँ पर अगर इंडिया के मैप में देखते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और इस तरह से आप देखते हो, तो ये सब असम है। आज पहले ये पूरा असम हुआ करता था, और यहाँ पर आपने देखा कि एक नागालैंड पहले काट के निकाला गया, और फिर ये इस तरह से एक मेघालय काट करके निकाल दिया गया। मैप में आप देखोगे तो यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे नागालैंड है,
और ये असम आज के दिन में यहाँ पे असम आप देखते हो। तो असम से ही पहले नागालैंड निकाला गया और उसके बाद में ये मेघालय 1969 में निकाला गया। तो 1969 में क्या हुआ, असम का फिर से पुनर्गठन किया गया। देखिए इधर का जो क्षेत्र है वो थोड़ी थोड़ी दूर पर अलग अलग प्रकार की जनजातियां वगैरह मिलने लगती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं। यूनाइट रखने के लिए, उन सब की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए बहुत छोटे छोटे प्रशासनिक क्षेत्र बनाने की ज़रूरत पड़ती रही है। तो मेघालय को निकाला गया 1969 में, असम से मेघालय अलग किया गया। अलग किया तो क्या इसको राज्य का दर्जा दे दिया? नहीं, राज्य का दर्जा नहीं दिया, इसको उपराज्य का दर्जा दिया गया। उपराज्य बना, उपराज्य बनाया गया। और उसके बाद में इसको तो उपराज्य बना, तो इसको कब बनाया गया? पूर्ण राज्य। तो इसे बनाया गया था 1972 में, इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। पूर्ण राज्य। देखिए पहले इसको 1969 में उपराज्य बनाया गया था, उसके बाद 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 1972 में दो और राज्य, मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा, इसको भी जो है अलग राज्य बनाया गया था। तो उसको भी हम दर्ज करेंगे 1972 में। 1972 में कौन कौन से राज्य बने? एक बना मणिपुर। मणिपुर आप देखोगे यहाँ पर है मणिपुर, और त्रिपुरा। त्रिपुरा ये है, मणिपुर ये है। तो मणिपुर और त्रिपुरा, ये राज्य बने। और एक तो यहाँ पर 72 में हमने मेघालय भी बताया आपको कि मेघालय को पूर्ण राज्य बनाया गया, बना। तो 1972 में 3 नए राज्य आ गए। एक तो आया आपका मणिपुर, और एक आया त्रिपुरा, और तीसरा आया मेघालय, जो पहले ही उपराज्य बनाया गया था और 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और 2 यहाँ पे निकले, एक यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और एक ये मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इसको भी जो है नेफा नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो नेफा 1972 में ही ये भी 2 अस्तित्व में आए। नेफा यानी 1972 में नेफा अस्तित्व में आया। नेफा इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, सीमांत है ये एजेंसी, फ्रंटियर एजेंसी अस्तित्व में आया। ये कौन कौन है? ये है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये तो ये आ गया था अस्तित्व में 1972 में ही। इनको भी राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन ये क्षेत्र अलग कर लिए गए। अलग अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये अलग क्षेत्र के रूप में प्रशासित किए जाने लगे, और फिर इनको बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हम देखेंगे सिक्किम 1974, सिक्किम। तो हमने बताया कि ये शाही राज्य था आज़ादी के समय से ही। तो 1974 में सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट, सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को सह राज्य, एसोसिएट स्टेट। तो इसको जो है 1975 को सिक्किम को क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य बना। और ये था 35वां संशोधन। 35वां संशोधन 1975 तक कहानी आ चुकी है। इसके बाद 1987 आपको हम पीछे गोवा तो बता ही चुके हैं। तो 1987 में देखिए क्या क्या हुआ। 1987 में आपका अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनको पूर्ण राज्य बनाया गया।
पूर्ण राज्य बनाया गया। और गोवा भी जो है 1987 में पूर्ण राज्य बना। तो इस तरह से पीछे हमने जो बताया था कि यहाँ से ये जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो नेफा कहलाते थे, ये अलग हो गए थे, अलग क्षेत्र के रूप में इनको, लेकिन पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया था। तो पूर्ण राज्य इनको अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को बनाया गया 1987 में। और साथ ही साथ 1961 से हम गोवा को भी प्राप्त करके अपने साथ रखे हुए हैं। महाराष्ट्र के और कर्नाटक के बीच में देखा होगा, गोवा आपका है, तटवर्ती राज्य है। तो गोवा 1987 में जो है पूर्ण राज्य बन करके तैयार हो गया। और गोवा जब राज्य बना था तो ये उस समय 25वां राज्य था, 25वां राज्य। अक्सर गोवा के विषय में पूछ लिया जाता है कि गोवा किस नंबर, अब तक आते आते 25 राज्य हो गए हैं टोटल, तो 25वां राज्य था गोवा। अब इसके बाद में फिर कोई नया राज्य नहीं बना काफ़ी दिनों तक, और सन 2000 में 3 राज्य, बड़े बड़े राज्यों को फिर से जो है विखंडित करके 3 राज्य नए बनाए गए थे। वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनको भी आप देखें। अब उनकी डेट्स भी अक्सर पूछी जाती हैं क्योंकि जल्दी में बने हैं। तो 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। इसलिए ये डेट आपको लिख दिया क्योंकि इनका क्रम भी अक्सर आ जाता है कि इनमें से क्रम क्या है बनने का, क्योंकि एक ही समय बने थे तीनों, बस 2-2, 4-4 दिन का अंतर था, 1 से लेकर 15 तारीख तक बन गए थे तीनों। तो 1 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से निकाला गया उत्तराखंड। पहले इसको उत्तरांचल कहते थे, उत्तराखंड आज जानते हैं तो उत्तराखंड लिखेंगे। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल नाम से एक प्रदेश अलग किया गया, अब बाद में उसका नाम बदल दिया गया है उत्तराखंड, तो वो हम अभी बताएंगे आपको कब किया गया था। और 9 नवंबर को जो है मध्य प्रदेश से निकाला गया छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को निकाला गया। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से निकाला गया झारखंड। तो इस प्रकार से ये 3 राज्य नए बनकर के आए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसमें क्रम ये है, यही क्रम है इसी का बनने का। और फिर इसके बाद में अब यहाँ तक देखिए 25 गोवा तक हो चुके थे, तो 25 के बाद में इनका नंबर पूछ लिया जाता है। तो ये 26वां है, ये है 27वां और ये है 28वां प्रदेश। अब 28 प्रदेश यहाँ तक हो गए। इसके बाद में 2014 में तेलंगाना अस्तित्व में आया जो बना 29वां प्रदेश। तो अगली डेट जो हमें याद रखनी है वो है 2 जून 2014। 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश का फिर से पुनर्गठन किया गया। देखिए आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना था तमिल भाषी क्षेत्र, और आंध्र प्रदेश में से एक राज्य और अलग किया गया, तेलंगाना। तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से फिर एक राज्य निकाला गया, आंध्र प्रदेश। यहाँ से पुनर्गठित करके इसको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नाम से 2 राज्य कर दिए गए। तेलंगाना निकाला गया और ये बन गया आपका 29वां राज्य, 29th। लेकिन अब बात करें कि वर्तमान में क्या सिचुएशन है। वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि ये तेलंगाना आते आते 29 हो गए, तो फिर एक कहाँ गया। तो इसको भी हम देखेंगे कि 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया। जम्मू कश्मीर, तो 2019 में जो घटना हुई वो इम्पोर्टेंट है, उसको कभी डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन
अधिनियम, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया। अभी जल्दी में ही ये लाया गया और इसके द्वारा क्या किया गया, जम्मू कश्मीर जो हमारे देश का एक राज्य का दर्जा था जिसे, उसको पुनर्गठित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसमें क्या किया गया है, इसमें जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया। विभाजन करके 2 बनाए गए। एक का नाम तो जम्मू कश्मीर ही रखा गया, जम्मू कश्मीर, और दूसरे का नाम रखा गया लद्दाख। लद्दाख, जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश विद जो है असेंबली यानी विधानसभा के साथ में। तो जम्मू कश्मीर ये क्या है, ये जो है संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पर विधानसभा है, विधानमंडल है, यहाँ पे विधानमंडल है। लद्दाख ये भी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और यहाँ पे विधानमंडल नहीं है, विधानसभा वगैरह नहीं है, विधानमंडल नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए 29 प्रदेश हो गए थे तेलंगाना तक, जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक प्रदेश था। तो अब जम्मू कश्मीर प्रदेश नहीं रह गया, तो अब टोटल बचे 28। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ गई क्योंकि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश आ गए। तो केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए। लेकिन फिर एक और अधिनियम लाया गया था 2020 में भी लागू हुआ। 26 जनवरी 2020 से जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के 1 बना दिया गया, जिसलिए फिर से जो है 8 ही केंद्र शासित प्रदेश रह गए। तो उसको भी नोट कर लें हम। 26 जनवरी 2020 से लागू किया गया। इसमें क्या किया गया है, इसमें दमन एवं दीव एक केंद्र शासित प्रदेश था और दादरा नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश था। जो आप देखते हो यहाँ पे गुजरात के पास में, यहाँ पे आपको दीव मिलता है, यहाँ दमन मिलता है, यहीं दादरा, यहीं नागर हवेली, यहीं पर सभी हैं। तो उन सबको मिला करके यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 26 जनवरी 2020 से ये लागू किया गया, लाया पहले ही गया। तो यहाँ पर क्या किया गया है, दमन एवं दीव ये एक था और दादरा नागर हवेली इनका विलय कर दिया गया। विलय करके यानी एक में मिला करके 1 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसका नाम रखा गया दमन एवं दीव। नाम वैसे है, बस और शब्द लगा के जोड़ दिया गया, नाम बना दिया गया दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली। अब ये सब चारों अलग अलग हैं, ये सब क्षेत्र दूर दूर हैं, दमन अलग है, दीव अलग है, दादरा नगर हवेली अलग है। तो इस तरह से ये भी जो है काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ, एक दूर दूर फैला हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली। और इसकी जो कैपिटल है पहले अलग अलग हुआ करती थी, अब इसकी कैपिटल जो है वो दमन को बनाया गया है। टोटल की कैपिटल जो है वो दमन बनाएगी। दमन यहाँ गुजरात तट पर है यहाँ, तो दमन को बना दिया गया है कैपिटल। तो इस तरह से वर्तमान में क्या सिचुएशन है, वर्तमान की अगर बात करें हम, वर्तमान का मतलब हम 2020 तक की बात कर रहे हैं। जनवरी 2021 में ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। तो इस समय तक जो सिचुएशन है, तो हमारे पास जो राज्य हैं वो 28 हैं और यूनियन टेरिटरी जो हैं वो 8 हैं। तो ये सिचुएशन 2020 तक की है। अब आगे इसमें हो सकता है फिर कभी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाए या कुछ और भी परिवर्तन हो सकते हैं।
तो इस प्रकार से नए राज्य अलग अलग समय पर आते रहे हैं। कुछ भी कठिन नहीं है, अगर इस क्लास को आप सीरियसली 2 बार देख लेंगे और इसके नोट्स बना लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। अब हम बात करते हैं कि समय समय पर राज्यों के नामों में परिवर्तन किया गया है। कुछ राज्यों के नाम बदल दिए गए हैं, वो भी आपको देखना जरूरी है। जैसे कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली को पहले दिल्ली कहा जाता था, अब उसको एनसीआर कहा जाता है। पहले उड़ीसा हुआ करता था, अब ओडिशा हो गया है। पांडिचेरी को पुदुचेरी कर दिया गया, उत्तरांचल को उत्तराखंड कर दिया गया। इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं कि कब कब ये संशोधन किए गए हैं, कब कब नाम परिवर्तन किया गया है। तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है नामों में परिवर्तन। नामों में परिवर्तन, चाहे राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, कब कब किया गया है, बस केवल आपको एक लिस्ट बनानी है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। तो सबसे पहला जो नाम बदला गया वो 1950 में, आज़ादी के बाद में 1950 में बदला गया। आपको पता है कि पहले एक प्रदेश हुआ करता था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, जब आप इतिहास पढ़ते हो तो संयुक्त प्रांत बार बार नाम आता है। 1950 तक उसका यही नाम हुआ करता था। आप कह सकते हो जो उत्तर प्रदेश अवध का क्षेत्र हुआ करता था। तो 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश, ये नया नाम है, न्यू नेम। न्यू नेम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1950 के बाद में 1964 में जो मद्रास हुआ करता था, मद्रास प्रांत हुआ करता था, उसका नाम बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया। तमिलनाडु, तमिलनाडु कर दिया गया। और 1973 में मैसूर के विषय में आपने पढ़ा होगा। मैसूर यहाँ पर भारत में, यहाँ पर मैसूर स्टेट हुआ करती थी। मैसूर जहाँ पे आपने टीपू सुल्तान को पढ़ा, हैदर अली को पढ़ा, तो वही मैसूर जो था वो एक प्रांत के रूप में था। तो 1973 में मैसूर को चेंज कर दिया गया और मैसूर का नाम किया गया कर्नाटक। कर्नाटक। और 1973 में और भी किए गए। 1973 में जो है लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी देवी, ये द्वीप समूह था जो यहाँ पर इंडिया में, यहाँ पर आप अंडमान निकोबार देखते हो, यहाँ पे लक्षद्वीप देखते हो। तो ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, इसका नाम पहले दूसरा हुआ करता था 1973 तक। 1973 में नाम था पहले लकाद्वीप। लकाद्वीप मिनिकॉय, देखिए कितना बड़ा नाम था। लकाद्वीप मिनिकॉय अमीनी देवी, ये नाम था इसका। और इसको बदल करके कर दिया गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह, द्वीप समूह, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप नाम कब किया गया? 1973 में। अब देखिए 1992 आ जाइए। 1992 में दिल्ली जिसको आप कहते हो, तो दिल्ली का नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। क्या नाम लाया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यानी इसको आप बोलते हो एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। तो ये 1992 से एनसीआर अस्तित्व में आया। फिर 2006 में, आपको पता है, अभी हमने बताया था कि सन 2000 में एक उत्तरांचल नाम से, उत्तर प्रदेश से एक राज्य निकाला गया था, उसको पहले नाम दिया गया था उत्तरांचल। अब उत्तरांचल को 2006 में उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल, उत्तरांचल का नाम हो गया उत्तराखंड, यानी कि शुरुआत में जो प्रदेश बना था वो उत्तरांचल नाम से बना था और 6 साल तक रहा भी। 2011 में और 2006 में एक और परिवर्तन हुआ। 2006 में एक और है,
2006 में जो पांडिचेरी था, पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको पुडुचेरी कर दिया गया, पुडुचेरी। अब जो वर्तमान में आप नाम लिखते हो वो पुडुचेरी कहते हो। फिर 2011 में ओडिशा, ओडिशा नाम आया उड़ीसा का, उड़ीसा पहले नाम था उड़ीसा, उसका नाम कर दिया गया ओडिशा, ओडिशा। तो ये कुछ नामों में परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश, मद्रास को तमिलनाडु, मैसूर को कर्नाटक, लकाद्वीपनी निकाय अमीनी देवी को लक्षद्वीप, दिल्ली को एनसीआर और उत्तरांचल को उत्तराखंड, पांडिचेरी को पुडुचेरी, उड़ीसा को ओडिशा नाम कर दिया गया। इस तरह से नामों में परिवर्तन किए गए हैं। अब देखिए, हमने आपसे बताया कि जो इतने सारे प्रदेश हैं, इन सब प्रदेशों के कुछ समूह भी बनाए गए हैं जिनको क्षेत्रीय परिषदें कहा जाता है। इसमें कुछ जो है कुछ कुछ प्रदेशों को मिला करके एक समूह बनाया गया है और राष्ट्रपति जो है इसका गठन करता है इन परिषदों का, और जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री या राष्ट्रपति जिसको मनोनीत करे, जिस मंत्री को, वो इसका अध्यक्ष होता है। और फिर हर परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष जो भी प्रदेश उसमें होते हैं उनके मुख्यमंत्री जो होते हैं उसमें उपाध्यक्ष होते हैं। तो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और एक पूर्वोत्तर प्रदेशों की अलग परिषद है। तो उनके मुख्यालय कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस परिषद में कौन सा प्रदेश आता है। तो एक सिर्फ लिस्ट बना लेंगे ताकि ये भी आप चीज़ भूलें नहीं। कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन है, प्रदेश कौन कौन से आते हैं, इसका मुख्यालय क्या है, या पश्चिमी या दक्षिणी या उत्तरी, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसकी एक लिस्ट बना लेंगे और उसे याद रखेंगे। क्षेत्रीय परिषदें, रीजनल काउंसिल्स। रीजनल काउंसिल्स का गठन जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के धारा 15 के तहत किया जाता है। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया था तो उसी में धारा, जो एक्ट होते हैं उसमें धाराएं होती हैं और जो संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद होते हैं। तो एक्ट में धारा 15 के तहत ये प्रावधान किया गया था कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। तो क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई। 5 परिषदें हैं प्रदेशों की और पूर्वोत्तर की 1, टोटल मिला के 6 परिषदें आप कह सकते हो हैं। तो क्षेत्रीय परिषदें किस आधार पर बनाई जाती हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा। तो इसको किसके तहत गठित किया जाता है, तो आप लिखें राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत। गठन कौन करता है इसका, कौन गठन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन होता है। अध्यक्ष कौन बनेगा इसका, अध्यक्ष कौन रहता है, तो गृह मंत्री जो है, जो भी होंगे वो अध्यक्ष होंगे, या फिर राष्ट्रपति जिस मंत्री को मनोनीत कर दे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई मंत्री ही होगा, उसको राष्ट्रपति जो है अध्यक्ष बना सकते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष हर परिषद में कई लोग होते हैं और उस परिषद में जितने भी प्रदेश जुड़ेंगे उनके मुख्यमंत्री जो है वो उपाध्यक्ष होते हैं। तो उपाध्यक्ष कौन होता है, संबंधित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे कि क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो वहाँ पे अक्सर जो है राज्यपाल पे भ्रम हो सकता है आपको, लेकिन राज्यपाल नहीं होते हैं। उपाध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और सभी परिषदों के अध्यक्ष जो होता है वो गृह मंत्री, एक ही व्यक्ति होता है सभी परिषदों में, और बाकी उपाध्यक्ष हर परिषद में अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग प्रदेश हैं, सभी में 4-4, 5-5, 6-6 प्रदेश जो है रखे गए हैं। तो इस तरह से इतना ये है। अब कौन कौन सी परिषदें हैं तो उसको आप दर्ज कर लें और उसका मुख्यालय कहाँ है और उसमें कौन कौन से प्रदेश आते हैं ये आप देखें।
तो इस प्रकार से क्षेत्रीय परिषदें यहाँ पर हमने बोर्ड पे लिख दिया है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं वो किस लिए होती हैं पहले ये समझ लें। जैसे एकीकरण के कार्य के लिए कि अलग अलग जो प्रांत प्रदेश बन जाते हैं उनमें एकता की भावना रहे, विकास से संबंधित चीज़ें, साझा महत्व जो लोगों का है, और अगर कोई प्रकार का विवाद है उनको सुलझाने के लिए भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें की जाती हैं, सुरक्षा वगैरह से। तो ये सब इसके उद्देश्य हैं, गोल हैं। तो 5 परिषदें बनाई गई थी जो 1956 के एक्ट के आधार पर, और ये छठी परिषद जो है वो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के आधार पर बाद में बनाई गई है। तो 5 परिषदें देखिए, जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इधर उत्तर के जितने भी राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यूनियन टेरिटरी भी लिए जाते हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR, ये सब जो है मुख्यालय दिल्ली है इसका, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है। इसके बाद जो दूसरी परिषद है वो है मध्य क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय जो है वो प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है दक्षिण में, और इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी को रखा गया है। पूरब के प्रदेशों के लिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय इसका वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है। इसमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पश्चिम के प्रदेशों के लिए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, मुख्यालय मुंबई में। महाराष्ट्र, गुजरात, दमन एवं दीव एवं दादरा नगर हवेली। और पूर्वोत्तर की परिषद, जैसा हमने बताया कि इसको अलग, इसके लिए एक अधिनियम आया था, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 में, और इसमें जो है सिक्किम तथा जो 7 प्रदेश हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहते हो, मिला के टोटल 8 प्रदेश इसमें रखे गए हैं। तो ये क्षेत्रीय परिषदें हैं। इस प्रकार से इस क्लास में हमने भारत के राज्यों का पुनर्गठन कैसे कैसे हुआ, क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं, इन सब बातों पर डिस्कस किया है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।